हेलो, गुड आफ्टरनून भाई सभी को। कैसे हैं सारे? थोड़ा सा इनकन्वीनियंस आप लोगों को होगा, मैं बहुत लंबी लगूंगी। ये स्टूडियो छोटी हाइट वालों के लिए है और मैं छोटी हाइट वालों में से नहीं आती हूँ। चलो, तो कल की क्लास में हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जिसके लिए है ना। गुड आफ्टरनून है यार, ठीक है। चलो, तो कल की क्लास में हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आप लोगों को एपोमिक्सिस के बारे में ये बताया था कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है जब बीज बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। जब बीज बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको एपोमिक्सिस बोला जाता है ना। चलो, तो आज बाकी सारे प्रोसीजर समझने से पहले आप लोगों को मैं एक बार फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, क्योंकि जो बाकी टाइप्स हम आज समझने वाले हैं उसमें आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लो ये ओवरी है और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये ग्रीन वाला पोर्शन में ओव्यूल बना रही हूं, ठीक है। ये है पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और ओव्यूल में भी अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं। ये ग्रीन वाला पूरा ओव्यूल, ये व्हाइट वाला पोर्शन भी ओव्यूल के अंदर ही है बेटा, ठीक है। चलो, तो ये बाहर वाला पूरा पोर्शन होता है ओवरी, ओके। और ये पूरा ये ग्रीन वाला पोर्शन, इसको ओव्यूल बोला जाता है। अब ओव्यूल जो है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। ये जो वाला पोर्शन है ओव्यूल का उसको बोला जाता है चेलेजा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, चेलेजा मतलब होता है इसका। और ये अंदर जो येलो पोर्शन होता है ओव्यूल का, इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इसको बोला जाता है। और एम्ब्रियो सैक के बाहर ये रेड ये एम्ब्रियो सैक के बाहर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है। इसको बोला जाता है न्यूसेलस, ठीक है। और पूरा ये ग्रीन पोर्शन है, इस पूरे ग्रीन पोर्शन को बोला जाता है इंटेगुमेंट। जो बाहर वाला ये ग्रीन लेयर मैंने बनाई है, इस पूरी ग्रीन लेयर को इंटेगुमेंट बोला जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं ओव्यूल के, जो आई होप आपको पता भी होगी क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला पूरा स्ट्रक्चर है ये ओवरी। ओवरी के अंदर ये हरा वाला पार्ट है जिसके अंदर ये पीला स्ट्रक्चर, सारा ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल में भी अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं। इसका ये ऊपर वाला पोर्शन चेलेजा कहलाया जाता है। इसमें ये पूरा ये येलो वाला पोर्शन है, इसको एम्ब्रियो सैक बोला जाता है, जिसमें अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, है ना। और उसके बाहर एम्ब्रियो सैक के बाहर ये रेड कलर का न्यूसेलस पाया जाता है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है। और ये हरी वाली लेयर जो ओव्यूल की है इसको इंटेगुमेंट बोला जाता है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था एपोमिक्सिस का मतलब होता है जब सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसको एपोमिक्सिस बोला जाता है। इसी में मैंने आपको दो और टाइप्स बताए थे। मैंने बोला था ऐसा एपोमिक्सिस जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं, उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव। और ऐसा एपोमिक्सिस जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस नहीं होते तो उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट। ये हम इतना पढ़ चुके थे। अब फिर मैं आप लोगों को टाइप्स बताने वाली थी, तो यहां पे हम थे। तो सबसे पहला टाइप आता है एपोमिक्सिस का, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब देखो क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जब ओव्यूल की वेजिटेटिव कोशिका, ओव्यूल की वेजिटेटिव कोशिका देखो कौन सी होती है। ये मैंने बोला ओव्यूल है, ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का है। तो ओव्यूल की वेजिटेटिव कोशिका होगी चेलेजा, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। वेजिटेटिव कोशिका का मतलब है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रही है, जो सिर्फ बाकी फंक्शंस में मदद कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है एम्ब्रियो को, या खाना प्रोवाइड करने का काम कर रही है एम्ब्रियो को। तो जब एम्ब्रियो देखो, एक आई होप आपको वो हिरार्की भी याद होगी कल जो मैंने आपको बताई थी। जब मेल फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं वो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बीज बनता है।
तो हम एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो का जिक्र बहुत करेंगे कि एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। उसी एम्ब्रियो से आगे चल के बीज बनेगा या पौधा बनेगा डायरेक्ट। देखो, तो अब क्या होता है, मैंने बोला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है जब एम्ब्रियो वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल से बनता है। चैलेजा, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, इन किसी भी कोशिकाओं में से किसी कोशिका से एम्ब्रियो डायरेक्ट बन सकता है और उससे फिर बीज का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। जब ओव्यूल की वेजिटेटिव सेल्स में से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। उसको क्या बोला जाता है बच्चे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये चीज क्लियर होगी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है? ठीक है, बेसिकली हमने एपोमिक्सिस में ये पढ़ना है कि बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे एम्ब्रियो बन रहा है, उसी एम्ब्रियो से फिर आगे चल के बीज बनेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ओव्यूल में जो चैलेजा था, या तो ये, या तो न्यूक्सेलस, या तो इंटेगुमेंट, इनमें से कोई भी कोशिका में कोशिका बोलेगी यार मैं एम्ब्रियो बनाऊंगी बिना फर्टिलाइजेशन के। ऐसे फर्टिलाइजेशन होता था, ऐसे अंदर एग होता था, इस एग में फ्यूजन के कारण जाइगोट बनता था, एम्ब्रियो बनता था। बट अब हम वैसा नहीं करेंगे, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देंगे। तो कोई भी ये सेल्स, कोई भी वेजिटेटिव सेल्स जो ओव्यूल की हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि यार हम डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जब वेजिटेटिव कोशिका डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देता है। इज इट क्लियर? तो यहां पे देखते हैं, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की वेजिटेटिव कोशिका में से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है, जैसे कि न्यूसेलस, इंटेगुमेंट और चैलेजा। और इस तरीके की एम्ब्रियोनी, सॉरी इस तरीके की एपोमिक्सिस मैंगो और सिट्रस में देखने को मिलती है। मैंगो में जो गुठली हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूसेलस से बनी हो, न्यूसेलस से सीधा एम्ब्रियो बना, उसके बाद वो बीज बना हो। सिट्रस फ्रूट में जो हम बीज देखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के जरिए बना हो। आई होप बच्चों दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, चलो कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बता देना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा दिक्कत वाला है। अगला आ जाता है एपोस्पोरी। अब देखो एपोस्पोरी आपको इसी जैसा लगेगा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जैसा लगेगा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हमने क्या कहा, सारी चीजें बारीकी से समझनी है। हमने बोला वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से एम्ब्रियो बन गया डायरेक्ट, और ये एम्ब्रियो आगे चल के बीज बनाएगा, इसको बोला हमने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब इसी जैसा सिमिलर आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, अब देखो एपोस्पोरी का क्या मतलब होता है। एपोस्पोरी में भी सेम सीन है, देखो सेम सिनेरियो है। एपोस्पोरी में क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल्स ऑफ न्यूसेल, सॉरी ओव्यूल, वही यही बात, चलेजा, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, जो वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं ओव्यूल की, वो अब डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बना रही है, वो पहले एम्ब्रियो सैक बना रही है। ये बना रही हूं, उन्होंने बोला हम अपना एम्ब्रियो सैक बनाएंगे और उस एम्ब्रियो सैक की वजह से हम फिर एम्ब्रियो आगे बनाएंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं, फिर एम्ब्रियो सैक में जो कोशिका है, इन कोशिका में से कोई भी कोशिकाएं चल के आगे एम्ब्रियो बना रहा है। तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है एपोस्पोरी। इसको क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी बोला जाता है। यहाँ पे एम्ब्रियो डायरेक्ट वेजिटेटिव कोशिकाओं से बन रहा था, यहाँ पे एम्ब्रियो डायरेक्ट वेजिटेटिव कोशिकाओं से नहीं बन रहा है। उन्होंने पहले एम्ब्रियो सैक बनाया, उन्होंने ये स्ट्रक्चर पहले बनाया कि ये चलेजा है, इसने अपना एम्ब्रियो सैक बनाया, फिर एम्ब्रियो सैक में डिट्टो एम्ब्रियो सैक ऐसा बनाया, फिर ये एम्ब्रियो सैक में कोई भी कोशिका एम्ब्रियो बना देगी। इसी को बोला जाता है एपोस्पोरी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी में कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली एम्ब्रियो नहीं बन रहा है। यहाँ पे पहले एम्ब्रियो सैक बन रहा है और एम्ब्रियो सैक की कोशिकाओं से फिर आगे चल के एम्ब्रियो बन रहा है। सॉर्टेड, क्लियर? चलो देखते हैं अब। तो यहां पे हमने क्या बोला, यहां पे मैंने आपको बोला सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल, कुछ वेजिटेटिव कोशिकाएं
एम्ब्रियो सैक बनाएंगी और उन एम्ब्रियो सैक में से कुछ कोशिका, कोई भी हो सकता है वो, कुछ कोशिकाएं आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण कर रही है, तो उसको बोला जाता है एपोस्पोरी। जैसे यहाँ पे है, देखो ये वेजिटेटिव सेल है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस ने अपना एम्ब्रियो सैक बनाया, अपने एम्ब्रियो सैक में से मान लो ये सेल, ये एम्ब्रियो ने, ये एग सेल ने आगे चल के कोशिका, एक पूरा एम्ब्रियो बना दिया या पूरा एक बीज बना दिया। इसी को बोला जाता है एपोस्पोरी। इसी को क्या बोल दिया जाता है बेटा? एपोस्पोरी बोल दिया जाता है, जहां पे वेजिटेटिव सेल से पहले एम्ब्रियो सैक बनेगा और उसके बाद जाके एम्ब्रियो बनेगा। डन। अब देखो आगे, आगे वाला, अगला देखो, अगला आ जाता है डिप्लोस्पोरी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया तो यहीं पे कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, पहले पहले यहाँ पे समझते हैं। मैंने कहा ये ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब ओव्यूल में हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ओव्यूल में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। उन बहुत सारी कोशिकाओं में एक कोशिका होती है, उसको बोला जाता है मेगास्पोर। वो मेगास्पोर ओव्यूल को प्रॉपर इस स्ट्रक्चर में तब्दील करती है, जो हम पढ़ते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओव्यूल में एक सेल जो है, एक सेल मेगास्पोर की तरह बिहेव करती है और पूरे एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है आगे। अब मान लो ये रेड वाला जो मैंने ओव्यूल बनाया, इसी को मैं बना रही हूं आगे। देखो ये रेड वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल है। इसमें से एक येलो येलो सेल्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ये येलो कोशिकाएं हैं, और एक कोशिका है मेगास्पोर। उस मेगास्पोर की वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण आगे होता है। ये डन। अब ये जो मेगास्पोर है, मैम परीक्षित सर की आवाज कम आती है रिकॉर्ड क्लास में, बेटा उनको बता दिया करो ये चीज, उनको बता दिया करो ये चीज। कभी कभी ऐसा होता है ना, सेटिंग का इश्यू होता है, हम बोल तो चीख तो ऐसे रहे होते हैं, बट सेटिंग हमने प्रॉपरली नहीं की होती है, तो जिस वजह से हमें प्रॉपरली आवाज नहीं आती है। तो आप बोल दिया करो बेटा, मैं बोल लूंगी उनको पर्सनली भी। बट मैम एफएमपी की क्लासेस कब से होंगी? बच्चे अभी तो कोई आइडिया नहीं है उसका, बट मैं बता दूंगी, सुधांशु सर आपको वो पढ़ाएंगे, तो अभी तो आई डोंट फील सो वो करवाएंगे, बट मैं उनसे पूछ के बता दूंगी कि कब से उन्होंने स्टडी प्लान दिया है। ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है ना बेटे, क्लियर हो रहा है ना बच्चे? क्योंकि हर एक चीज ना बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से आता होगा ना, तो उन बच्चों को आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा। बट अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो वहां पे वो बच्चा थोड़ा पिसेगा इसमें। देखो मैंने बोला ओव्यूल में एक आधी कोशिका मेगास्पोर की तरह बिहेव करती है, जो आगे चल के मियोसिस माइटोसिस करके, मतलब डिवीजन करके एम्ब्रियो सैक बनाती है। उसके बाद एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होता था, बट अब इतने झंझट नहीं कर रहा है। अब क्या हो रहा है, इस मेगास्पोर से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है, इस मेगास्पोर से डायरेक्टली एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। तो डिप्लोस्पोरी बोला जाता है उसको। डिप्लोस्पोरी का मतलब होता है जो मेगास्पोर सेल आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता था और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करता था, बट अब वो मेगास्पोर डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहा है और डायरेक्टली बीज का निर्माण कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है डिप्लोस्पोरी। तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चे? डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। ठीक है, चलो तो यहां पे देखते हैं। तो डिप्लोस्पोरी का क्या मतलब है? एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर। इन जनरल ऐसा होता है कि मेगास्पोर हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, बट आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है कि जब डायरेक्टली मेगास्पोर एम्ब्रियो बना रहा है, उसको क्या बोला जाता है? उसको डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? उसको डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। अब इस डिप्लोस्पोरी में अलग अलग चीजें आती हैं, अब इसमें भी अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। पार्थेनोजेनेसिस हमने बहुत कॉमनली सुना होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं बोलूं ये ओव्यूल है, तो इतनी बार बनाना पड़ रहा है मुझे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये ओव्यूल है मान लो, ये अंदर एम्ब्रियो सैक है,
एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको कल भी बताया था 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक एग और 2 सिनर्जिड सेल्स पाई जाती हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब ये अंडा, जो ये एग सेल है, ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। एम्ब्रियो कहां से बन रहा है? एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है, ये एग सेल जो मेल के साथ फ्यूज होके रिप्रोडक्शन करती थी, उसमें मैंने 2-3 टर्म्स बताई है बेटा, 2-3 टर्म्स बताई है मैंने उसमें, ठीक है? डोंट वरी, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला पेड क्लासेस से, ठीक है? पेड में हमेशा हम इलेबोरेटेड डिटेल्ड फॉर्म करवाते हैं, वो मैंने 2-3 टर्म्स पर पढ़ाई है उसमें, ठीक है? चलो तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी? मैंने आपको बोला पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब इस एग सेल में बिना फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन जाए, ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसी को बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? जब एम्ब्रियो बिना पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन से बनेगा, कहां से? पहला एग सेल से, एग सेल से, तो उसको बोला जाता है गोनियल पार्थेनोजेनेसिस। नॉर्मली भी अगर आपसे पार्थेनोजेनेसिस पूछा जाता है, नॉर्मली भी अगर आप लोगों से पार्थेनोजेनेसिस पूछा जाता है, तो आप लोग यही बोल सकते हो, एग सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो का बनना पार्थेनोजेनेसिस कहलाया जाता है। बट पार्थेनोजेनेसिस में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है गोनियल, दूसरा होता है सोमैटिक। गोनियल का मतलब है गैमीट्स, एग, स्पर्म, ये गैमीट्स होते हैं। तो जब अंडे से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है, उसको बोला जाता है गोनियल पार्थेनोजेनेसिस। जब अंडे के अलावा दूसरी सेल से, एम्ब्रियो सैक में जो दूसरी सेल है जैसे सिनर्जिड्स है, ठीक है, जब एम्ब्रियो सैक में जो दूसरी सेल्स है, कोई भी, चाहे ये एंटीपोडल्स, चाहे बीच वाली पोलर्स, जब एम्ब्रियो, जब एग के अलावा किसी दूसरी सेल से, किसी दूसरी कोशिका से एम्ब्रियो बन रहा है, उसको बोला जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये दोनों पार्थेनोजेनेसिस के टाइप हैं। गोनियल का मतलब है जब एग से एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। अब एग के अलावा जो भी कोशिकाएं एम्ब्रियो सैक में है, अगर उससे एम्ब्रियो बनता है, तो उसको बोला जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इज इट क्लियर? शशांक कुछ पूछ रहे हो बेटा? कुछ पूछ रहे हो बच्चे आप? क्लियर है? एक बार मैं रिकैप करवाऊंगी तो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो ओके, अब देखो, अब है आगे एपोगेमी। एपोगेमी भी आपको सेम लगेगा। एपोगेमी का मतलब होता है जब पर्टिकुलरली सिनर्जिड या एंटीपोडल में से एम्ब्रियो बनते हैं। देखो रुक जाओ, अब सारे टाइप्स को थोड़ा मैं एक बार बता देती हूँ सो दैट मिक्स ना हो सब। सबसे पहले आए हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में। एडवेंटिव, ये टर्म्स बच्चे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है इसीलिए पूछी जाती है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल। अब आपको पता होना चाहिए, ओव्यूल है तो अलग बात हो रही है, एम्ब्रियो सैक है तो अलग बात हो रही है, ठीक है? नहीं सेम नहीं हुई है बेटा, अलग है वो। उसमें मैंने एपोमिक्सिस के 2-3 टाइप्स बताए हैं, दैट्स इट, ठीक है? चलो, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल, मैंने बोला ओव्यूल के वेजिटेटिव सेल्स में क्या हो जाएगा? उनसे डायरेक्टली एम्ब्रियो का निर्माण होगा, इसी को बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। फिर मैं आई एपोस्पोरी पे। एपोस्पोरी में मैंने कहा कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ओव्यूल की, उनसे डायरेक्टली नहीं बन रहा है, वो पहले एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, उस एम्ब्रियो सैक के बाद एम्ब्रियो सैक की किसी भी कोशिका में से एम्ब्रियो बन जाएगा। इसको बोला जाता है एपोस्पोरी। इसको क्या बोला जाता है? एपोस्पोरी। देन उसके बाद हमने पढ़ा डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब होता है कि जब मेगास्पोर डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाता है। या एम्ब्रियो सैक भी पहले बना सकता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनाएगा ये, इसको बोला जाता है डिप्लोस्पोरी। देन मैंने आप लोगों को बोला डिप्लोस्पोरी में हम पढ़ते हैं
पार्थेनोजेनेसिस, इसको अलग ही रख लेते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में मैंने बोला जब एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है, उस एग सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। एम्ब्रियो सैक की किसी कोशिका से जब एम्ब्रियो बन रहा है उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। इसमें मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई। पहला गोनियल, गोनियल का मतलब है कि जब अंडे से, एग से एम्ब्रियो बन रहा है, और जब एग के अलावा कोई भी कोशिका से बन रहा है तो उसको बोला जाता है सोमैटिक, अदर देन एग सेल। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो पोलर न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, वो एंटीपोडल्स भी हो सकते हैं, और वो सिनर्जिड्स भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया लास्ट में एपोगेमी, और एपोगेमी का मतलब होता है जब एम्ब्रियो बनता है पर्टिकुलरली या तो सिनर्जिड सेल से या तो एंटीपोडल से। बस खत्म। आप बोलोगे एपोगेमी और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक जैसा है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पोलर न्यूक्लियाई से भी बन सकता है, पोलर न्यूक्लियाई से भी एम्ब्रियो बन सकता है, पर यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिनर्जिड और एंटीपोडल से ही एम्ब्रियो आगे चल के बनेगा। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई भाई? बताओ बच्चों, रिपीट करने की कोई जरूरत होगी, क्योंकि आई नो दैट ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मेक श्योर करना इससे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना, जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा होता है, तो वो अगर अच्छे से आता होगा, ये चीजें आपको तुरंत रिलेट करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल के पार्ट में एम्ब्रियो सैक भी आता है। फिर एम्ब्रियो सैक में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो भी शाबाश। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताओ बेटा, बोलो बोलो शाबाश। डन है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। डन है, ओके। सेम क्लास तो नहीं है बेटा, सेम क्लास नहीं है शशांक, ठीक है? अब आता है क्या प्लस पॉइंट है एपोमिक्सिस के। अब आप लोग खुद बताओ कि क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं। अगर अंडे से बिना फर्टिलाइजेशन के कोई एम्ब्रियो बन रहा है, अगर न्यूसेलस से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है, तो क्या होगा उससे? तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो आगे उस बीज से पौधे आएंगे, वो पौधे हूबहू अपने पेरेंट जैसे होंगे, क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है। हम बोलते हैं वेरिएशन तब आती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आप हो, आपके भाई बहन हो, आपके पेरेंट्स सेम है, आपके माता पिता सेम है, बट आप लोग इतने वेरी क्यों कर रहे हो, आप लोग इतने अलग अलग क्यों दिख रहे हो? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हम लोगों का निर्माण हुआ है, हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो वेरिएशंस आगे आती हैं, आगे आने वाले बच्चों में वेरिएशंस, विविधता, डाइवर्सिटी आती है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो आगे जो पौधे आते हैं या आगे जो इंडिविजुअल आते हैं वो सेम आते हैं। तो यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी जो पौधा आगे आएगा वो कैसा होगा? वो पौधा बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा। मैंने बोला कि मैंने मैंगो का बीज है, इस बीज में एपोमिक्सिस हुआ है, ठीक है? मान लो इस बीज, ये जिस भी पौधे का बीज, इस पौधे का बीज था, ये इस पौधे का बीज है ये, ठीक है? और ये बीज का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ है। अगर मैं इस बीज को बो के मैंगो लगाती हूं तो ये हूबहू इस पौधे जैसा होगा, हूबहू इस पौधे जैसा होगा, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम ट्रू टू टाइप प्लांट्स आते हैं, ट्रू टू टाइप प्लांट का क्या मतलब होता है? ट्रू टू टाइप प्लांट का मतलब होता है अपने माता पिता जैसे प्लांट्स। अगर मैं चाहती हूं कि प्लांट्स आगे डिट्टो पेरेंट्स जैसे आए तो हम एपोमिक्सिस करवा सकते हैं, या एपोमिक्सिस उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो जो पौधे आगे आएंगे वो पेरेंट जैसे ही होंगे, यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम एक वैरायटी को मेंटेन कर सकते हैं बिना वेरिएशंस के। अगर हम चाहते हैं कि यार आगे पौधों में इंप्रूवमेंट करना, तो पौधों में इंप्रूवमेंट बिना जेनेटिक चेंज की लाई जा सकती है एपोमिक्सिस के जरिए। डन?
ओके, तो यहाँ पे यही है, द जीनोटाइप ऑफ वेराइटी रिमेन सेम, सेलेक्टेड सुपीरियर जीनोटाइप्स कैन बी मल्टीप्लाइड एंड मेंटेन इजीली। मतलब अल्टीमेटली अगर हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसे पौधे अगर हमें मेंटेन करने हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो एपोमिक्सिस हमारी मदद उसमें करता है। तीनों पॉइंटर्स एक ही चीज बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी। जेनेटिक चेंज इसकी वजह से नहीं आता है, इसमें किसी भी प्रकार से जीन में कोई बदलाव नहीं आता, तो जैसा पेरेंट होगा वैसा ही आगे प्रोजेनीज आएंगी, कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस तरीके का पौधा मेंटेन करते रहना है, बनाते रहना है कि मैंने घर के आंगन में पौधे लगाए थे, मैं चाहती हूँ कि एक जैसे दिखे वो, तो मैं एपोमिक्सिस के जरिए एक जैसे पौधे लगा सकती हूँ, एपोमिक्सिस के जरिए एक जैसे पौधे लगा सकती हूँ जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज नहीं हो रहे। एक पीढ़ी में पौधा ऐसा था, अगली में भी ऐसा आया, अगली में भी ऐसा आया, अगली में भी ऐसा आया, तो हर पीढ़ी में बिना किसी चेंज के मैं पौधे को लगा रही हूँ, बिना किसी वेरिएशंस के मैं पौधे को ला रही हूँ, इसी को एपोमिक्सिस बोला जाता है और यही सारे इसके एडवांटेजेस में आ जाएंगे। डन। तो एपोमिक्सिस वांछनीय किस्मों को बिना आनुवांशिक परिवर्तन के बनाए रखने में मदद करता है और चयनित श्रेष्ठ जीनोटाइप का आसानी से, अगर हमने उसी पौधे को गुणन करते रहना है, मैंने बोला कि मुझे ये पौधा अच्छा लगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करते रहना है बिना चेंज किए, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर मान लो बीज है, बीज को मैंने एक बार लगाया, उसके बीज को भी मैंने एक बार लगाया, तो चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि बीज जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, बट एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो मैं अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस पौधे को लगा रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे एक जैसे पौधे हर जनरेशन में मिल रहे हैं, तो मुझे एक जैसे पौधे हर जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? डन है बेटा? ओके, तो प्लस पॉइंट्स में हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्मिटी को एपोमिक्सिस मेंटेन करता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है डिसएडवांटेजेस। अब क्या नुकसान है? अगर मैं ये बोलूं यार ये अगर प्लस पॉइंट है तो नुकसान भी यही है, यूनिफॉर्मिटी ही हमें मिलेगी अगर मैं चाहती हूँ जीन डाइवर्सिटी का मतलब होता है अगर मैं चाहती हूँ कि यार मुझे वेरिएबल पौधे मिले, मैं नहीं चाहती अब मेरे घर पे एक जैसे पौधे मिले, मैं चाहती हूँ अलग अलग पौधे मुझे मिले, एक छोटी हाइट का हो, फिर थोड़ी बड़ी का हो, फिर थोड़ी बड़ी, इस तरीके से वेरिएशंस मैं चाहती हूँ। तो अगर मैं अपने पौधों में वेरिएशंस चाहती हूँ तो वो मैं एपोमिक्सिस के जरिए नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि इसमें पेरेंट जैसे ही पौधे मिलते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये आएगा कि हम यहाँ पे हाइब्रिड बीज नहीं बना सकते, या हम ऐसा पौधा नहीं बना सकते जिसमें जिसमें वेरिएशन हो। ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब बेसिकली क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है दो प्लांट को क्रॉस करके हमने कुछ अच्छा बना दिया। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ही पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एपोमिक्सिस बिकम प्रॉब्लम जब ब्रीडर सेक्सुअल प्रोजेनी चाहते हैं, जैसे हाइब्रिड। जब हम हाइब्रिड, अब आप आगे भी पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बीज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम हाइब्रिड बीज बनाना चाहते हैं तो वो हम एपोमिक्सिस के जरिए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड बीज हम क्यों बनाना चाहेंगे? ताकि कुछ ना कुछ अलग कैरेक्टर आए। मेरे पौधे छोटे दिखते थे, छोटी हाइट के थे, और मैं चाहती थी यार मेरे पौधों में ना बहुत अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आए, तो वो मैं क्रॉसिंग अलग अलग पौधों के साथ उनको क्रॉस करके उनको फर्टिलाइज करके ले आ सकती हूँ। वो चीज एपोमिक्सिस के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, हमें एक जैसे पौधे मिलेंगे, तो हम हाइब्रिड बीज यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंटर आप लोगों को वही बोला गया है। दूसरा, अगेन यहाँ पे वही देखो, ब्रीडर मस्ट अवॉइड एपोमिक्टेड प्रोजेनी। अगर ब्रीडर हाइब्रिडाइजेशन करना चाहता है, ब्रीडर अलग अलग तरीके के पौधे बनाना चाहता है, तो वो एपोमिक्सिस के जरिए नहीं बना सकता है। सेम पॉइंटर बट लैंग्वेज अलग लिखी हुई है। दैट्स इट। नेक्स्ट, मेनी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज आर हाईली हेट्रोजाइगस। बहुत सारी जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो हेट्रोजाइगस होती हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो वहां पे ये पॉइंटर हम बाद में कर लेंगे, ये पॉइंटर बाद में कर लेंगे, ये मैं आपको आगे ऐड ऑन करवा दूंगी, क्योंकि ये अभी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। दैट ठीक है। देयरफॉर ब्रीडिंग मेथड इन सच क्रॉप शुड अवॉइड इन ब्रीडिंग। पहले दो पॉइंटर्स को ध्यान रखो, बाकी पॉइंटर्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे जैसे हम आगे आगे मेथड्स पढ़ेंगे, क्योंकि मेथड्स जब हम आएंगे ना तो ये सारी टर्म्स हमें आएंगी।
इनब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग मेथड्स क्या होते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, अभी बता के आपको थॉरोली समझ में नहीं आने वाला क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये। तो ये याद रखना है। प्लस पॉइंट ये है, यूनिफॉर्मिटी आती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम एक ही तरीके के पौधे लगा सकते हैं एपोमिक्सिस करके। और नेगेटिव पॉइंट भी इसका यही है कि हमें पौधे में एक समानता ही मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि पौधे अलग अलग आए, मैं चाहती हूँ मुझे अलग अलग हाइट के पौधे मिले, तो वो मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे पेरेंट जैसे ही पौधे यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आगे चल के हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, हाइब्रिड बीज बनाना चाहते हैं, तरह तरह के वेराइटीज बनाना चाहते हैं, तो वो चीज इसके थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट एपोमिक्सिस टॉपिक। तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस का मतलब है बीज बनना बिना फर्टिलाइजेशन के। फिर मैंने आपको इसमें बोला कि जो बीज बनता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो रहा है। फिर हमने बोला अलग अलग तरीके के होते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जहां पे वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से सीधा एम्ब्रियो बन गया। फिर हमने एपोस्पोरी बोला, जहां पे मैंने बोला वेजिटेटिव ऑफ सेल ऑफ ओव्यूल से पहले एम्ब्रियो सैक बना, उसके बाद एम्ब्रियो बना। देन मैंने बोला डिप्लोस्पोरी से, डिप्लोस्पोरी का मतलब है जब मेगास्पोर से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद मैंने बोला पार्थिनोजेनेसिस, जहां पे एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट कोशिकाओं की मदद से एम्ब्रियो बनता है। अगर एग सेल से एम्ब्रियो बनता है उसको बोला जाता है गोनियल पार्थिनोजेनेसिस, और एग सेल के अलावा किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है उसको बोला जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। देन मैंने आपको एपोगेमी बोला, एपोगेमी में सिनर्जिडिया एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो बनता है। फिर हमने उसके सिग्निफिकेंस और डिसएडवांटेज पढ़े। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, कि अगर हम पौधे में एपोमिक्सिस हो रही है तो उसके क्या प्लस पॉइंट है। तो मैंने बोला प्लस पॉइंट ये है कि यार जो पौधे हैं वो एक तो मम्मी पापा जैसे आएंगे। अगर मान लो मम्मी बहुत सुंदर है तो एपोमिक्सिस से ऑटोमेटिकली पौधा मम्मी जैसा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बात बोलूं, जैसे प्लांट्स में एपोमिक्सिस हो रहा है, अगर हम में भी एपोमिक्सिस होता है तो मैं बिल्कुल मम्मी जैसी दिखती, मेरे बच्चे बिल्कुल, तो मैं यही बोल सकती हूँ मेरे बच्चे भी मेरी मम्मी जैसे दिखेंगे, उनके बच्चे भी मेरी मम्मी जैसे दिखेंगे। पेरेंट जैसे ही प्रोजेनीज होंगी और उनकी प्रोजेनीज भी बिल्कुल सेम होंगी। तो इन शॉर्ट यूनिफॉर्मिटी आएगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक जैसे ही पौधे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सोचो यार अगर हम में ऐसा होता तो हम जैसे दिखते ही नहीं, हम अपने पूर्वज जैसे ही दिखते जिसमें एपोमिक्सिस हुई होगी। जैसे मान लो मेरी मम्मी में एपोमिक्सिस होता तो मैं बिल्कुल मम्मी जैसी दिखती, मेरे बच्चे भी मेरी मम्मी जैसे दिखते और उनके बच्चे भी मेरी मम्मी जैसे दिखते। हालांकि ये होता नहीं है, बट मैं एक सिनेरियो इमेजिन करवा रही हूँ कि यार कैसा हो सकता है, पौधों में ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो एक पौधा ऐसा है, इसमें एपोमिक्सिस हो तो इसके बच्चे ऐसे ही होंगे, अब इसमें एपोमिक्सिस हो इसके बच्चे भी ऐसे होंगे, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये और ये एक जैसे ही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी अगर लानी है तो एपोमिक्सिस के जरिए यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है, और डिसएडवांटेज भी यही है। बट अगर हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी है भाई, अब हर हर टाइम हम ये नहीं चाहते कि एक जैसे पौधे मिले, मैं चाहती हूँ मुझे कुछ वेरिएबिलिटी मिले, मुझे कुछ वेरिएशन मिले, तो वो एपोमिक्सिस के जरिए संभव नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? बताओ क्लियर हो गया? अगले टॉपिक का थोड़ा सा रफली आइडिया मैं दे देती हूँ, कल ही हम शुरू करेंगे उसको प्रॉपरली। यहां तक बता दो यार, बोलो यार, तुम बोलते ही नहीं हो। क्या चीजें क्लियर हुई बेटा? ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गलती से आपको जैसे न्यूसेलिस है, चलेजा क्या होता है, एक बार देख लेना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होता है सबने, फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। डन? डन है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ रिप्लाई कर लिया करो यार, थैंक यू आकृति एंड संकेत, ठीक है। चलो नहीं भी आया होगा समझ तो तब भी बताना है, जरूरी नहीं कि हाँ में हाँ ही भरना है, नहीं भी आया है तो बताना है, ठीक है। चलो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक रफली आइडिया मैं दे देती हूँ, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये बहुत टिपिकल टॉपिक लगेगा बेटा आप लोगों को, बट है, पढ़ना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है ये ब्रीडिंग का टॉपिक, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है आपस में इनकम्पैटिबल होना, आपस में बनना ना। अगर मैं बोलूं कि यार मैं अपनी फैमिली के साथ सेल्फ इनकम्पैटिबल हूं, मतलब मेरी फैमिली के साथ नहीं बन रही है, इन शॉर्ट।
तो सेल्फ इनकम्पैटिबल पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जिनकी अपने के साथ नहीं बनती है। अब घर में कौन कौन होता है, पौधों में कौन कौन होता है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की अपनी नहीं बन रही है। एक पौधे में जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है उनकी अपने साथ नहीं बन रही है, किसी और के साथ बन रही है, उनकी नेबर्स के साथ बन रही है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा सिनेरियो जहां पे एक पौधे में जो फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट है वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल का मतलब है वो आपस में पॉलिनेशन नहीं कर रहा है, उसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब आप बोलोगे कि क्या क्या मैम ये पोलन क्या फंक्शनल नहीं है क्या, या कि ये नॉन फंक्शनल है तो ये काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, पोलन फंक्शनल है, ये बस अपनी फीमेल को पॉलिनेट नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे कारण होते हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये पॉलिन बोलता है मैं अपनी फीमेल के साथ पॉलिनेट नहीं करूंगा, मैं दूसरे पौधे की फीमेल के साथ पॉलिनेट करूंगा। यहां पे पॉलिनेशन होगा। तो एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा कंडीशन पौधों में जहां पे एक पौधे का मेल अपनी फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है बट दूसरे पौधे की फीमेल को पॉलिनेट कर पा रहा है, इसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपस में ये इनकम्पैटिबल है, दूसरों के साथ इनकी बन जाती है बट आपस में इनकी बन नहीं पाती है, इसी को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि अगर आपने बोला कि एक पौधे में, अब एक पौधे में बहुत सारे फूल होंगे, ये मेल फीमेल, यहाँ पे एक फूल के, ये दूसरे फूल के मेल और फीमेल। अब मैंने आप लोगों को बोला एक पौधे में है ना कि ये पोलन बनाएगा, ये अपनी फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। अपनी किसी भी फीमेल, अगर ये वाले फूल की फीमेल की बात करें तो यहाँ पे भी ये पॉलिनेशन नहीं कर पाता है, इसको चाहिए प्लांट दूसरा ही। ठीक है, तो ये पोलन अपने पौधे की फीमेल को नहीं पॉलिनेट कर पाता, चाहे वो उसी फूल में हो, चाहे वो उसी फूल में हो, चाहे वो दूसरे फूल में हो। चीजें समझ में आ रही है ना, फूल अलग अलग है बट प्लांट एक है, यहाँ पे प्लांट दूसरा है ये। तो एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सिनेरियो जहां पे पौधा अपने फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, ये मेल अपनी फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, ये दूसरे पौधे की फीमेल को पॉलिनेट करेगा, इसी को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर बेटा, बताओ। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज क्लियर टू ऑल। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है, अब आप लोग मुझे बताओ। अगर मैंने बोला सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में अपने पौधे में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, दूसरे पौधे के साथ वो कंपैटिबल है, तो क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन को। हमने मैकेनिज्म्स पढ़ लिया ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि यार क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म्स बढ़ावा देते हैं, उसमें मैंने आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। हर एक लेक्चर अच्छे से समझना है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होते हैं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बिल्कुल सही, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये अपनी फीमेल को थोड़ी ना पॉलिनेट कर रहा है, तो ये दूसरे की फीमेल को पॉलिनेट कर रहा है, दूसरे पौधे के साथ पॉलिनेशन कर रहा है, तो इसीलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। हमने पढ़ा भी था मैकेनिज्म्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन में, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। सॉर्टेड बच्चे, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं। कल टाइमली आ जाना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर बीच में आओगे आप नहीं समझ में आएगा। ये टॉपिक मतलब अभी आज ही मेरी क्लास थी, सीयूटी पीजी के बच्चों को पढ़ा दी थी मैं, वो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इतनी दिक्कतें थी इस टॉपिक में। ये टॉपिक ही ऐसा है, तो मेक श्योर करना टाइमली क्लास में आना, और जहां पे दिक्कत हो बेटा वहां पे बताना है। अदरवाइज ब्रीडिंग ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, हर एक चीज, हर एक स्टेप अच्छे से समझना है। ठीक है, डन, चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। और नोट्स मैंने ऑलरेडी शायद, हाँ नोट्स मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं, उनको पढ़ लेना है अच्छे से। आज के लेक्चर से कोई डाउट होगा, मान लो रीड कर लेना एक बार एपोमिक्सिस अच्छे से, कोई डाउट होगा तो मुझे कल की क्लास में बता देना। ठीक है, डेली बेसिस पे आया करो, डेली बेसिस पे पढ़ा करो, अच्छे से हो जाएगा सब। ठीक है, चलो। और क्लासेस समझ में आ रही है, और जो बच्चा रिकॉर्डेड भी देखता है बेटा, अच्छे से क्लासेस समझ में आ रही है तो रेटिंग भी अच्छे से कर लिया करो बेटू। ठीक है, चलो बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय। संकेत, आकृति,
तो बच्चों ये था हमारा पेड बैच का क्लास 1, तो जो आपको डेमो के तौर पे दिखाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस तरीके से आपको कुछ क्लासेस और मिलेंगी। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी है यार, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच आ चुका है। अगर आप लोगों को भी एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जोरों शोरों से इस बैच में क्लासेस चल पड़ी है। इस बैच में बेसिकली आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही हैं। आपको 20 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स आपके जस्ट रिकॉर्डेड हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं। और साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे पीपीटी हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में पीपीटी से पढ़ाया, वो तो मिलेगी। साथ में आपको A4 साइज नोट्स भी मिलते हैं। A4 साइज नोट्स को आप प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें लैपटॉप पे अच्छे से पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए। तो नोट्स को आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। पीपीटी तो बच्चे मिलेगी, साथ में इस तरीके के नोट्स आपको मिल रहे हैं। देखो, ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्म प्लाज्म के नोट्स हैं। आई डोंट नो ज्यादा विजिबल है, ठीक है, आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो इस तरीके से पहले इंग्लिश में पूरे नोट्स हैं, उसके बाद देखो पॉइंट टू पॉइंट, उतना ज्यादा कम लेंथ भी नहीं है और उतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। और एज इट इज अगर पेपर में लिखोगे तो आई एम डैम श्योर कि पूरे नंबर आपको टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद इंग्लिश के बाद पूरा हिंदी में, देखो ये हिंदी टेक्स्ट है पूरा, ये हिंदी में, हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में पूरा जो नोट्स है वो रहने वाला है। आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो नोट से, ठीक है। तो अभी भी अगर आप लोगों ने बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। अब एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा सेलेक्ट योर एग्जाम। सेलेक्ट योर एग्जाम में आप लोगों को चुनना है एग्री एंड फूड साइंस। एग्री एंड फूड साइंस आप चुनोगे, उसके बाद आपको अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4। दूसरे ऑप्शन में जाना है एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बैचेस दिख जाएंगे। 3 बैचेस दिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपको क्लिक करना है और वहां पे मोर ऑफर्स पे आपको Y1020 कूपन कोड यूज करना है कॉइन्स के साथ। इस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा बैच में एनरोल करना चाहता है ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और Y1020 कूपन कोड का यूज करना है, ठीक है। सेम चीज आप गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल से थोड़ा ये है कि आपको कॉइन्स का ऑप्शन नहीं होता है, तो गूगल में आपको 1% कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो गूगल पे गए, अड्डा 24/7 सर्च किया, इस वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज के बाद अगेन एग्री एंड फूड साइंस आपको दिखेगा, गए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में जाना है। यहाँ पे देखो आपको 3 अलग अलग बैचेस शो होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में गए। थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 6 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगा दो Y1020, Y1020। तो ये जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको, ये क्या हो गया, ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। 1 सेकेंड, मोर ऑफर पे जाके Y1020 लगा दो, Y1020 लगा दो और ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में शो हो जाएगा। उतना ही था मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। 2 कोड मैंने अप्लाई कर दिए, रुक जाओ। ये 3249 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं बच्चों, ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। कूपन कोड लगा देना, उसी तरीके से मोर ऑफर पे जाके, अभी नहीं लग रहा है, मोर ऑफर पे जाके यहाँ पे आप लोगों को Y1020 लगा देना है, ठीक है। और अप्लाई करके आप देखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कांटेक्ट कर लेना इस पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे जाने वाली है। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।